Hello everyone, I am Shreya welcoming you to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our topic that is hydrocarbon, and hydrocarbon is our topic from class 11. Guys, this is chapter number 13 and now we are going to start our topic that is hydrocarbon. And before starting our topic, I need to describe about hydrocarbon and what are the subtopics between them. गाइज हम लोगों के हाइड्रोकार्बन में जो आपके 3 टॉपिक बन रहे हैं वो हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड लास्ट है हाइड्रोकार्बन, जिसको मैं एकदम अलग आपसे इसको पढ़ाने वाली हूँ. तो गाइज हम लोग अपने आज के सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं वो है एल्केन. सरप्राइज को खराब नहीं करना चाहिए. और यस गाइज, ये है हमारा एल्केन जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक में. बिल्कुल नया टॉपिक है, एकदम फ्रेश स्टार्ट होगा, मजे आएंगे लेक्चर को पढ़ने में. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि गाइज सेशन को आप लोगों ने फर्स्ट, अगर आप लोग इससे शुरू कर रहे हैं तो एकदम सही है, बीच से आपने सेशन को शुरू नहीं करना है. तो हमारा पहला लेक्चर एल्केन है, सेकंड लेक्चर एल्कीन होगा, तीसरा लेक्चर एल्काइन होगा, चौथा लेक्चर हाइड्रोकार्बन होगा. एंड ये हमारा पूरा एक प्लानिंग है हाइड्रोकार्बन चैप्टर को लेकर. गाइस चलिए अब बिना समय को बर्बाद किए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एल्केन. हाइड्रोकार्बन का पार्ट 1 है एल्केन और इसको अब हम शुरू करने वाले हैं. तो इन दिस वीडियो एल्केन, गाइस सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है व्हाट इज हाइड्रोकार्बन. क्या होता है हाइड्रोकार्बन? नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो और कार्बन, मतलब हाइड्रोजन जिसमें हो और आपका कार्बन जिसमें हो, दोनों मिलाकर बनते हैं आपके हाइड्रोकार्बन. तो अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन. अगर आपका कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं. गाइज व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? टेल मी व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. चलो मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ. अ हाइड्रोकार्बन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट इज कंटेन ओनली सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड. एक जो हाइड्रोकार्बन होता है वो सिर्फ तभी सैचुरेटेड कहलाता है जब उसमें कार्बन बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड अवेलेबल होता है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है. तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड देख लो तो समझ जाना कि भाई ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. फॉर एग्जाम्पल गाइज इथेन और आपका C2H6 एग्जाम्पल के लिए हमने दे दिया. देख रहे हो इथेन में आपका क्या हुआ है? सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है. क्लियर. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गाइज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. क्या होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? देखो जरा, ए हाइड्रोकार्बन इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड इफ इट कंटेन C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C. अगर आपके किसी भी हाइड्रोकार्बन में C डबल बॉन्ड लगा है या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि गाइज ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. एग्जाम्पल के लिए आपके सामने क्या क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है एथीन, है ना, एथीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2. दूसरा दिया है इथाइन यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH. ठीक है, तो ये आपके दो हो गए, एथीन और एथाइन. दिस इज योर एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गाइस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. व्हाट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड. बेंजीन और उसके जो एरोमेटिक उसके जो डेरिवेटिव होते हैं वो क्या कहलाते हैं गाइस? एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं. जैसे कि आपका बेंजीन हो गया, आपका एनिलीन हो गया. ठीक है, तो देखो बेंजीन है ना, और बेंजीन के जो डेरिवेटिव होते हैं वही आपके क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड. तो बेंजीन का ही तो डेरिवेटिव आपका एनिलीन है और ये क्या है? ये भी तो आपका एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है. राइट गाइज? तो यस, दिस इज योर एग्जांपल. नेक्स्ट है गाइज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन. व्हाट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन? देखो जरा गाइज, साइक्लिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ओनली कार्बन. ऐसे कंपाउंड जो कि आपके सिर्फ कार्बन रखते हैं, है ना, कार्बन एटम आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड. ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जो कि आपके सिर्फ कार्बन एटम रखते हैं गाइज, ये आपके एलिसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? एलिसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं. क्लियर. देखो जैसे आपका हो गया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लो
हेक्सेन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें क्या? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। गाइस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड इन विच, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें द रिंग एटम्स आर ऑफ कार्बन एंड सम अदर एलिमेंट, है ना। साइक्लिक कंपाउंड इन विच द रिंग एटम ऑफ कार्बन एंड अदर एलिमेंट, जैसे कि आपका नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, मतलब आपके कार्बन के अलावा कोई अनदर अगर एलिमेंट आपका जुड़ा हुआ है तो ऐसी रिंग आपकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहलाती है। अब गाइस इधर देखो जरा, देख पा रहे हो आप लोग, इसमें क्या हुआ है? हमने एग्जांपल में दिया, जैसे नाइट्रोजन अगर आपका रिंग में आ गया, सल्फर आपका रिंग में आ गया, ऑक्सीजन आपका रिंग में आ गया, तो ऐसी रिंग, ऐसे कंपाउंड आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं, क्योंकि इसमें एक हेट्रो एटम आ गया ना। हेट्रो एटम का प्रेजेंट होना ही आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल बनता है। यानी जैसे कि आपका देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या हुआ है? आपका ट्रायंगल में ऑक्सीजन आ गया, हेट्रो एटम आ गया। नेक्स्ट देखो पिरिडीन, पिरिडीन में आपका नाइट्रोजन आ गया, बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन आ गया, यानी यहाँ पर क्या हुआ? एक हेट्रो एटम आ गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गाइस एल्केन्स। व्हाट इज एल्केन्स? एल्केन्स आर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। एल्केन हमारे सबसे छोटे, सबसे स्मॉलेस्ट या फिर सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, जो आपके सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। गाइस इसके जर्नल फॉर्मूले की बात करें तो इसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n + 2, जहां पर आपका n की वैल्यू क्या है? n = 1 2 3। मतलब अगर आप n की वैल्यू रखते जाओ, अगर मान लो n की वैल्यू आपने 1 रखी तो आ जाएगा CH4, C2H6 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप रख सकते हो। The carbon atom and their molecule are bonded to each other। कार्बन एटम और उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। किससे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसे आपके CH4 की बात करें, कैसे बनता है CH4? ऐसे तो बनता है। इसी तरीके से C2H6 की बात करें तो कैसे बनता है C2H6? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सिंस द कार्बन स्केलेटन ऑफ एल्केन इज फुल्ली सैचुरेटेड, क्योंकि जो आपका कार्बन स्केलेटन होता है एल्केन का वो फुल्ली सैचुरेटेड होता है विद हाइड्रोजन। किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसीलिए ये आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो, एल्केन कंटेन स्ट्रॉन्ग C बॉन्ड C। जो एल्केन्स हमारे होते हैं वो क्या रखते हैं? स्ट्रॉन्ग C सिंगल बॉन्ड C रखते हैं और C बॉन्ड H बॉन्ड रखते हैं। इस प्रकार देयरफॉर दिस क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिलेटिवली केमिकली इनर्ट। इस वजह से, इस प्रकार से ये जो हमारी हाइड्रोकार्बन की क्लास है ये केमिकली इनर्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दे आर समटाइम्स रिफर्ड टू एज पैराफिन्स। गाइज ये हमारे कभी कभी पैराफिन्स के नाम से जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? लैटिन नाम है इसका पैरम एफिन्स, यानी जिनकी एफिनिटी कम होती है तो इन्हें हम कहते हैं पैराफिन्स। ठीक। फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ दिस क्लास कैन बी प्रेजेंटेड एज। हम इसके फर्स्ट 3 मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गाइज पहला है n = 1 रखने पर मीथेन CH4, n = 2 रखने पर इथेन, n = 3 रखने पर प्रोपेन। क्लियर? तो ये हो गए आपके इसके एग्जाम्पल। इतने में कोई डाउट तो नहीं है गाइज? तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। बहुत इजी है ये, इसमें मुझे लगता है इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ, कोई भी कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। गाइज इसमें बहुत छोटी चीजें मैंने बताई हैं कि सबसे पहली बात जो आपके एल्केन होते हैं वो क्या रखते हैं? स्ट्रॉन्ग C बॉन्ड C बॉन्ड H रखते हैं। दूसरी बात, इनका जो नाम है पैराफिन क्यों है? क्योंकि इसका लैटिन वर्ड पैरम एफिन से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। ये इसके 3 मेंबर, यानी अगर हमने n = 1, n = 2, n = 3 इसके जनरल फॉर्मूले CnH2n + 2 में रख दें तो आपके 3 मेंबर का हमने स्ट्रक्चर बनाया। पहला है मीथेन, इथेन और प्रोपेन। बहुत इजी था ये। आगे की बात देखते हैं। इन कार्बन फॉर्म
सिंगल बॉन्ड विद 4 हाइड्रोजन एटम। जो मीथेन होता है इसमें क्या होता है, एक कार्बन होता है, एक कार्बन होता है और चारों तरफ इसके हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। देखो भाई यही तो है ना। ऑल H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड एंगल आर 109 डिग्री 5 मिनट। गाइज इसका नॉर्मल नेचुरल एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, जो डिस्टॉर्ट होकर कितना रह जाता है 109 डिग्री 5 मिनट रह जाता है। मीथेन हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो यस गाइज जो मीथेन है हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है। C बॉन्ड C एंड C बॉन्ड H बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। जो हमारा C बॉन्ड C है, C बॉन्ड H है, वो कैसे बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है ऑफ sp3 ऑर्बिटल्स। किसकी, sp3 कार्बन की sp3 ऑर्बिटल से। एंड दिस ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसके साथ, वनस ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब आपका कार्बन हाइड्रोजन की वनस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करता है। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। तो गाइज नोमेनक्लेचर क्या है, चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। अब नोमेनक्लेचर किसी भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है तो उसके लिए कुछ स्टेप अपनाने पड़ते हैं। गाइज उन स्टेप का डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, यूज द फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू राइट IUPAC नेम। क्या है, पहला देखो गाइज, ये मैंने आपके सामने एक सीरीज दी है, देख रहे हो, ये आपके सामने चेन स्ट्रक्चर है। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। अब 7 कार्बन पे आप देखो, सेकेंड कार्बन से चेन है, थर्ड कार्बन से CH3 जुड़ा है, फोर्थ कार्बन से CH3 जुड़ा है। अब आपको इसका स्टेप बाय स्टेप नोमेनक्लेचर देखना है। तो गाइज पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सबसे लंबी चेन कौन सी है। तो देखो 1 2 3 नहीं लंबी है, 1 2 3 4 नहीं लंबी है, 1 2 3 4 5 नहीं लंबी है। सबसे लंबी चेन कौन सी है, ये वाली है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इतनी लंबी हमारी चेन है। ये हमारी सबसे लंबी चेन है जो कि 7 कार्बन से बनी हुई है। तो हमने क्या देख लिया, 7 कार्बन का मतलब होता है हेप्टेन, है ना। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि हेप्टेन है ये, ठीक है, ये चेन हेप्टेन है। अब दूसरा देखो, अब हमको देखना है नंबर द चेन, है ना, हमें चेन पे नंबरिंग करनी है। द चेन इज नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखो आप किधर से नंबरिंग करोगे, लेफ्ट से राइट करोगे, राइट से लेफ्ट करोगे, ये कुछ रूल पर फॉलो करेगा। कौन कौन से ऐसे रूल होते हैं जो इस चीज को फॉलो करते हैं गाइस, जिधर से आपकी ग्रुप या फिर चेन या फिर ब्रांचेस पास पड़ती हैं उधर से हम नंबरिंग करना शुरू करते हैं। तो इधर आपके लेफ्ट साइड से पास पड़ रही है, इसीलिए हमने लेफ्ट साइड से नंबरिंग करी। तो क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7, कर ली नंबरिंग। तो देखो, टू गिव लोएस्ट नंबर टू अटैच एल्किल ग्रुप, जो हमारे ग्रुप जुड़े हैं या फिर जो हमारी ब्रांचेस है, हमें लोएस्ट नंबर देना होगा। हमने लोएस्ट नंबर दे दिया पीछे। अब देखो आगे, आइडेंटिफाई द एल्किल ग्रुप, हमने एल्किल ग्रुप को आइडेंटिफाई भी कर लिया। देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप एट C2 एंड C3। तो देखो यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप आपके अटैच है C2 और C3 पे, ठीक है। देयर इज 1 इथाइल ग्रुप ऑन C4, और जो 1 इथाइल ग्रुप है वो आपका कहाँ पर है, C4 पर, देखो है। बस अब क्या करना है, अब नाम लिख देना है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर नाम कैसे लिखोगे इसको भी देख लेते हैं। तो कैसे लिखोगे, 2,3 डाई मिथाइल 4 इथाइल और हेप्टेन, ठीक है, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है नोमेन प्रोजेक्शन। क्या है नोमेन प्रोजेक्शन, देखो इसमें आपको अपने कार्बन का स्ट्रक्चर देखना है। देखो जरा, एक है आपकी इक्लिप्स फॉर्म, दूसरी है स्टैगर्ड फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है कि आपका ये आगे, ये जो बीच में कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये कैसे हैं, इसके पैरेलल है। जबकि स्टैगर्ड में क्या होगा, एक एंगल पर रोटेट हो चुके हैं, मतलब इसको पकड़ के आपने खींच दिया। तो ये क्या, जब इधर आप खींचोगे ये यहाँ तक गया तो ये वाला ऊपर आ गया यहाँ तक और ये वाला नीचे आ गया यहाँ तक, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, ये वाला।
तो क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ डाइहेड्रल एंगल। जब आप इसे एक एंगल पर रोटेट करते हो 120 65 पर, तो आपका ये आपका पोर्शन आता है। अब गाइस कुछ फॉर्मेशंस देख लेते हैं कि जो हमारे एल्केन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, या फिर वो कैसे इनका मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्लियर? जस्ट अ मिनट गाइस। यस गाइस, पहला है हमारा बोस रिएक्शन। क्या है बोस रिएक्शन, ध्यान से समझते हैं। देखो बोस रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड ईथर की प्रेजेंस में किसी मेटल के साथ रिएक्शन करती है, किसी प्योर मेटल के साथ रिएक्शन करती है और आपकी एल्केन का फॉर्मेशन करती है। चलो इसे समझ लेते हैं। इन बोस रिएक्शन अ सॉल्यूशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एक एल्किल हैलाइड का सॉल्यूशन ईथर में जब गर्म किया जाता है सोडियम के साथ, तो आपको एल्केन देता है। तो देखो ये है आपका एल्किल हैलाइड, जब सोडियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में गर्म किया जाएगा तो क्या देगा आपको, एल्केन देगा, और साथ में बाय प्रोडक्ट आपका सोडियम हैलाइड आएगा। अब गाइस जनरल रिएक्शन देख लो, ये तो हो गई थी आपकी जनरल रिएक्शन। अब मैं इसको R को एल्किल से रिप्लेस कर देती हूँ। तो मैंने क्या लिखा, CH3X जब आपके सोडियम के साथ और C2H5X के साथ, है ना, हेट्रो एटम ले लिए, एक तरफ ले लिया इथाइल एल्किल हैलाइड, है ना, सॉरी मिथाइल हैलाइड, और दूसरी तरफ लिख लिया इथाइल हैलाइड। दोनों के एक एक यूनिट को लेकर जब हमने सोडियम के साथ रिएक्शन कराई तो आपका क्या बना गाइस, आपका एल्केन बना। देख रहे हो? ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन आ गई। अब बात आती है कि हमारे बोस रिएक्शन के लिमिटेशंस क्या हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, बोस रिएक्शन की लिमिटेशंस की। तो गाइस बोस रिएक्शन की लिमिटेशंस देख लो। पहली आपकी लिमिटेशंस क्या होती है कि मीथेन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। जो आपका मीथेन है वो इस मेथड के द्वारा ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। दूसरा, द रिएक्शन फेल इन केस ऑफ टर्शरी हैलाइड। ये जो आपका रिएक्शन है ये टर्शरी हैलाइड के रिस्पॉन्स में फेल है, मतलब ये रिएक्शन आपका टर्शरी हैलाइड में फेल पॉसिबल होता है। दो आपकी लिमिटेशंस बनती हैं। पहला क्या था कि मीथेन आपका ये रिएक्शन नहीं देता। दूसरा, ये आपके टर्शरी हैलाइड में ये रिएक्शन फेल हो जाती है, यानी टर्शरी हैलाइड ये रिएक्शंस नहीं देते हैं। तो ये दो आपकी इसकी लिमिटेशंस हो गई। क्लियर? कौन कौन सी? पहली लिमिटेशन कि आपके मीथेन का फॉर्मेशन नहीं करती, एल्केन का करती है पर मीथेन का नहीं करती। दूसरा कि ये आपके टर्शरी हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं देती। क्लियर? नेक्स्ट गाइस, स्टेप 1। अब हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की। ये है आपका मैकेनिज्म। क्या है मैकेनिज्म, देख ले जरा। देखो, ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। जब एक इलेक्ट्रॉन का मेटल से ट्रांसफर होता है, ठीक है, टू हेलोजन लीड फॉर्मेशन ऑफ एल्किल रेडिकल अलोंग विद द मेटल हैलाइड। तो आपका जो एल्किल रेडिकल होता है वो मेटल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी गाइस, जब आपका एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो जरा, इस तरीके से आपका बाय प्रोडक्ट सोडियम हैलाइड निकल जाएगा और आपका एल्किल फ्री रेडिकल बच जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। जब आपका CH3I रिएक्शन करता है सोडियम के साथ तो आपका NaI तो बाय प्रोडक्ट निकल गया, बट गाइस मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। क्लियर? नेक्स्ट है स्टेप 2। अ डिफरेंट सोडियम एटम नाउ डोनेट अ सिंगल different sodium atom now donate a single electron to the alkyl halide। ठीक है, जो आपका डिफरेंट सोडियम एटम है वो क्या करेगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना।
नाउ डोनेट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन टू एल्किल रेडिकल। एल्किल रेडिकल को सिंगल इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा और क्या बना लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ एल्किल एनायन हो जाएगा। तो कैसे बनेगा फॉर्मेशन आपका, RNA पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव हो गया, ये आपका माइनस हो गया, तो आपका ये आयन बन गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गाइस स्टेप 3। क्या कह रहा है स्टेप 3, इसको भी देख लेते हैं। कार्बन बिलोंगिंग टू द एल्किल एनाइन, जो आपका कार्बन है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एल्किल एनाइन को बिलोंग कर रहा है, हैविंग अ न्यूक्लियोफिलिक नेचर, ठीक है, और क्या रख रहा है, एक न्यूक्लियोफिलिक नेचर रख रहा है। गाइस न्यूक्लियोफिलिक नेचर का मतलब क्या हो गया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सिस होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेशन का बिहेव रखता है। प्रोसीड टू डिस्प्लेस हेलोजन, और जो कि आपके हेलोजन को डिस्प्लेस करता है इन द एल्किल हैलाइड, किसमें, एल्किल हैलाइड में, किसके द्वारा, SN2 रिएक्शन द्वारा। क्लियर। द रिएक्शन डिटेलिंग दिस स्टेप आर गिवन बिलो। तो इसकी रिएक्शन डिटेलिंग क्या है, चलो देख लेते हैं। गाइस जब आपका RNA प्लस एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो आपको क्या देता है, जस्ट अ मिनट, मैंने इसको गलत सिलेक्ट कर लिया है गाइस, 2 मिनट रुकना। जब आपका एल्किल आयन एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो आपका क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, यहाँ से हमने NaX बाई प्रोडक्ट निकाल दिया और आपका क्या बन गया, एल्केन बन गया। क्या बना, एल्केन। और यस हमको एल्केन ही तो बनाना था, ठीक है। आई होप कि इतना 3 स्टेप में आपको कोई डाउट नहीं होगा, तीनों स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। गाइज अब रिडक्शन की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना कि हम रिडक्शन जब करते हैं तो किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में, नेसेंट हाइड्रोजन की प्रेजेंस में करते हैं। जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं। तो चलो अब जब रिडक्शन की बात आ रही है तो सीधी सी बात है कि हम क्या लेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे। तो पहली रिएक्शन है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, कि आपके एल्किल हैलाइड के रिडक्शन द्वारा, अगर आप एल्किल हैलाइड का रिडक्शन कर दो तो आपका एल्केन बनता है। कैसे, एल्किल हैलाइड का जब नेसेंट हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो आपका क्या बनेगा, एल्केन और एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट देखो, नेसेंट हाइड्रोजन में बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग। अब नेसेंट हाइड्रोजन हमारा कहाँ से मिल सकता है उसके बारे में मैंने आपके सामने नॉलेज दी है कि वो कौन कौन से रिएजेंट्स हैं जो कि आपके नेसेंट हाइड्रोजन को आपको प्रोवाइड करते हैं। तो पहला है, अगर आप Zn के साथ HCl एज ए रिएजेंट ले लो तो आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिल जाता है। दूसरा क्या है, अगर आपके जिंक की रिएक्शन एसीटेट के साथ, है ना, एसिटिक एसिड के साथ हो जाती है, अगर जिंक की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ होती है तो गाइज आपका नेसेंट हाइड्रोजन बनता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, जिंक और कॉपर कपल इन एथेनॉल। जब आपके जिंक और कॉपर कपल की रिएक्शन एथेनॉल के साथ होती है तो भी आपका क्या बनता है, नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है। रेड फॉस्फोरस जब HI के साथ रिएक्शन करता है तो फिर आपका नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है। एल्यूमिनियम मरकरी जब एथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं तब आपका नेसेंट हाइड्रोजन बनता है। यानी ये 4-5 आपके रिएजेंट है जिनका फंक्शन है कि आपके नेसेंट हाइड्रोजन को आपको प्रोवाइड कराता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें क्या। नेक्स्ट पॉइंट देखो गाइज, एल्किल हैलाइड कैन ऑल्सो बी रिड्यूस कैटालिटिकली, है ना, टू एल्केन बाय H2PD या फिर LiAlH4 बाय H2Ni। क्या बोला कि जो आपका एल्किल हैलाइड है वो आपका कैटालिटिकली रिड्यूस भी किया जा सकता है, किसमें, एल्केन में। बट उसके लिए आपको रिएजेंट कौन से चाहिए होंगे, या तो H2 के साथ PD हो, या फिर LiAlH4 हो, या फिर हाइड्रोजन के साथ निकिल हो। ठीक है। द यील्ड आर जनरली हाई एंड हाइड्रोकार्बन फॉर्म आर प्योर। तो जो आपकी यील्ड है वो क्या होगी, जनरली हाई होगी और हाइड्रोकार्बन्स आपके क्या होंगे, प्योर होंगे। नेक्स्ट,
तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो हमारा नेसेंट हाइड्रोजन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आपके इस स्लाइड से आ रहा है। ठीक है, इस स्लाइड से मतलब ये जो आपके मैंने 5 रीजेंट्स बताए हैं, 5-6 रीजेंट्स, ये आपके नेसेंट हाइड्रोजन के डेवलप करने का काम कर रहे हैं। कौन कौन सा? एक है जिंक HCl के साथ में, जिंक एसिटिक एसिड के साथ में, ZnCu कपल इन एथेनॉल, दूसरा रेड फॉस्फोरस विद HI, LiAg विद एथेनॉल, या फिर आपका H2PD LiAlH4 बाय H2Ni। तो ये सब आपके एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट देखो, बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, अगर हम एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करा दें, यानी सबाथियर-सेंड्रेंस मेथड को यूज करें, तो भी गाइस आपका एल्केन बनता है। कैसे बनता है, चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो, एल्कीन और एल्काइन आर कैटेलिटिकली हाइड्रोजनेशन गिव्स एल्केन। अगर आपके एल्कीन का या फिर एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करा दिया जाए तो आपके एल्केन बनते हैं। कैसे? एल्कीन का रिएक्शन जब आपके हाइड्रोजन के साथ हुई, किसके प्रेजेंस में? निकिल की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपका एथेन बना। ठीक, नेक्स्ट देखो, अगर एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में निकिल और 200 डिग्री सेल्सियस पर हुई, तो आपका क्या बना? एथेन बना। ठीक, नेक्स्ट देखो, कैटालिस्ट निकिल इज यूज इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। जो आपका कैटालिस्ट है निकिल, वो आपका फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। अगर आपका प्लेटिनम और पैलेडियम यूज किए जाए एज अ कैटालिस्ट, तो क्या होगा? रिएक्शन बढ़ती है नॉर्मल टेम्परेचर पर। अगर आपको यही रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पर करानी है, तो गाइज आपको क्या करना होगा? निकिल की जगह अपने कैटालिस्ट को रिप्लेस कर देना होगा, और क्या ले लेना होगा? प्लेटिनम या फिर पैलेडियम। नेक्स्ट देख लो गाइज, नेक्स्ट है आपकी कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। क्या कह रहा है? कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। एल्केन्स आर फॉर्म्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कॉन्सनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, तो आपका क्या बनता है? एल्केन बनता है ना। एल्केन कब बनता है? जब आपका एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए, है ना। किसमें? किसका? सोडियम का या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड मोनो हाइड्रोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना, के एक्वस सॉल्यूशन का, किसके? सोडियम और पोटेशियम के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाए, तो आपका एल्केन बनता है। मतलब ये देखो, ये हो गया ना आपका सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, यानी इसका सोडियम सॉल्ट। अब देखो, एक्वस सॉल्यूशन का हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो आपका क्या बना? एनोड पर आपका एल्केन बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, कैथोड पर आपका NaOH और H2 बना। क्लियर? यानी आपकी हाइड्रोजन गैस निकली। क्लियर? तो ये थी हमारी कोल्बे रिएक्शन। अब गाइस नेक्स्ट है हमारी ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्शन। एक बार इस रिएक्शन को आप लोग देख लो, फिर हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट की बात कर लेते हैं। कुछ सेकंड के लिए आप लोग इसको जरा ध्यान से देख लो, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो भाई, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन। तो गाइस, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच अ मेटल एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड टू कार्बन एटम। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक मेटल एटम डायरेक्टली कार्बन एटम से लिंक होता है, वो आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CNA, या फिर C2H5 का होल 4Pb, या फिर C2H5 का होल ट्वाइस Zn। एल्किल और एलाइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी RMgX आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जो आपका एल्किल और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है, वो आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट या फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाता है। क्लियर?
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं गाइज। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर डबल कंपोजिशन विद वाटर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कंपोजिशन आप कैसे होता है, ऑन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन डबल कंपोजिशन विद वाटर। जब आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ डबल रिएक्शन करता है विद अदर कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन गिव्स एल्केन। अगर इसमें एक्टिव हाइड्रोजन के प्रेजेंस में आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है तो आपको एल्केन देता है। कैसे देता है, देखो RMgX रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ में, एंड गाइस वाटर के साथ में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये आपका R रिप्लेस हो जाएगा बाय OH और आपका बन जाएगा MgOHX और RH। नेक्स्ट देखो RMgX जब NH3 के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका NH2 क्या करेगा, इस R को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा NH2MgX या फिर RH। क्लियर क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गाइस। नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और फैटी एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स। अगर आप अल्कोहल का, एल्डिहाइड का या फिर कीटोन का या फिर फैटी एसिड का रिडक्शन कर दो तो फिर आपका क्या होता है, देखो जरा, देखिए इसके बारे में गाइज। द रिडक्शन ऑफ either of the above in the presence of red phosphorus and HI corresponding to alkane। अगर आपके रेड फॉस्फोरस या फिर HI है ना आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करा दिया जाए, किसका अल्कोहल का रिडक्शन करा दिया जाए या फिर एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दिया जाए या फिर कीटोन का रिडक्शन करा दिया जाए या फिर इसके किसी डेरिवेटिव का रिडक्शन करा दिया जाए तो गाइज आपके एल्केन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। देखो जरा इसके रिएक्शन, सॉरी, देखो जब आपका अल्कोहल रिएक्शन कर रहा है 200 डिग्री सेल्सियस पर रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में तो आपको एल्केन, वाटर और एज अ बाय प्रोडक्ट आयोडीन दे रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखो जब आपका एल्डिहाइड रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंट में 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जा रहा है तो आपको एल्केन दे रहा है और एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर और आयोडीन दे रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस लास्ट रिएक्शन। देखो जरा ये लास्ट रिएक्शन, जब आपका कीटोन रिएक्शन कर रहा है सेम रीजेंट के साथ यानी रेड फॉस्फोरस HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इन तीनों रिएक्शन में है 200 डिग्री सेल्सियस। तो गाइज आपका क्या बन रहा है, देखो जरा, एल्केन, बाय प्रोडक्ट वाटर और आयोडीन। नेक्स्ट देखो जब आपके एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, किसके लिए, एसिड के लिए, एस्टर के लिए, तो आपका क्या हो रहा है, या फिर एनहाइड्राइड के लिए, COCl के लिए, NH2 के लिए, तो गाइस सेम आपका देखो रेड फॉस्फोरस 6HI इन द प्रेजेंस ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस आपका प्रोडक्ट बन गया एल्केन। फिर देखो सेम आपका रिएजेंट रिएक्शन कराई एक बार, फिर आपका एल्केन बना, एनहाइड्राइड में भी आपका एल्केन बना, COCl में भी आपका एल्केन बना और NH2 अमाइन में भी आपका एल्केन बना। तो गाइज ये है आपकी कुछ रिएक्शन कि अगर आप चाहो रिडक्शन चाहे अल्कोहल में कराओ, चाहे एल्डिहाइड में, चाहे कीटोन में या फिर फैटी एसिड्स में या फिर उनके डेरिवेटिव्स में, है ना, किसी में भी करा लो, क्या होगा, सेम टेम्परेचर पर आपको सेम आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा और फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या है, एल्केन। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अगर कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करा दिया जाए तो क्या होगा गाइस, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन यानी क्लेमेंसन रिएक्शन। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय अमलगेटेड जिंक एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl या फिर जिंक की प्रेजेंस में आप कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करा दो तो गाइस आपको एल्केन मिलता है। क्या मिलता है, एल्केन। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। देखो एल्डिहाइड जब आपका हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है,
किसके प्रेजेंस में, एमलगेटेड जिंक और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में, तो आपका एल्केन और साथ में वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, जब आपका एसिटिक एसिड रिएक्शन करता है एमलगेटेड जिंक और हाइड्रोजन की उपस्थिति में एसिडिक मीडियम में, तो भी आपका क्या बनता है गाइस, तो भी आपका एल्केन बनता है। ये क्या बन रहा है, प्रोपेन एंड प्लस बाय प्रोडक्ट में आपका वाटर बन रहा है। क्लियर। तो ये हो गई क्लेमेंसन रिएक्शन गाइस, मेरी साइड से इसको लिख लो इंपॉर्टेंट 2022। नेक्स्ट है कार्बोनिल कंपाउंड में ऑल्सो बी रिड्यूस टू एल्केन बाय वुल्फ किर्चनर रिएक्शन। अगर कार्बोनिल कंपाउंड को आप रिड्यूस करो, है ना, तो आपका क्या बनता है, एल्केन बनता है। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वुल्फ किर्चनर रिएक्शन कहते हैं। तो गाइस इसमें क्या हुआ, कार्बोनिल कंपाउंड ने आपके किसके साथ रिएक्शन करी, NH2 बॉन्ड NH2 के साथ, हाइड्रोजन बना और साथ में अल्कोहल से अल्कोहल की प्रेजेंस में 180 डिग्री सेल्सियस पर आपका एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, तो ये हो गई आपकी वुल्फ किर्चनर रिएक्शन। गाइस ये भी आपके IIT JEE नीट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। अगर एल्कीन का आप हाइड्रोबोरेशन कराते हो एल्काइल बोरेन में, तो क्या होता है, एडिशन ऑफ डाई बोरेन और ओलिफिनिक बॉन्ड बनते हैं। दिस ट्राई एल्किल बोरेन ऑन ट्रीटमेंट विद एसिटिक एसिड, जब इसका ट्रीटमेंट एसिटिक एसिड के साथ किया जाता है या फिर प्रोपियोनिक एसिड के साथ किया जाता है, तो आपका एल्केन बनता है। यानी RCH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन कर रहा है डाइपोरेन की प्रेजेंस में, तो आपका क्या बन रहा है, डाइबोरेन की प्रेजेंस में अगर इसका हीट किया जा रहा है तो ये आपका ओलिफिनिक बॉन्ड बना रहा है, और ये फिर जब इसको एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में गर्म किया जा रहा है तो ये आपका एल्केन बनाता है, प्रोपियोनिक एसिड आपका एल्केन बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गाइस कोरे-हाउस सिंथेसिस। क्या कहती है कोरे-हाउस सिंथेसिस, एल्किल क्लोराइड से क्लोरोइथेन रिएक्ट विद लिथियम। जब आपका क्लोरोइथेन लिथियम के साथ रिएक्शन करता है ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको एल्किल लिथियम एल्किल रिएक्ट विद CuI एंड क्या देता है आपको, लिथियम डाई एल्किल क्यूपरेट देता है। ठीक है, और ये लिथियम डाई एल्किल क्यूपरेट फिर से क्या रिएक्शन करता है, फिर से एक बार एल्किल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके एल्केन बनाता है। यानी रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपके एल्किल क्लोराइड ने लिथियम के साथ ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करी और आपका क्या आ गया, एल्किल हैलाइड आ गया, है ना। सेम इसी तरीके से ये दोनों आपकी इसकी बाई प्रोडक्ट है, बाई रिएक्शंस है ना। नेक्स्ट देखो कंबस्टन। गाइस कंबस्टन में क्या होता है, A combustion reaction is a chemical reaction between substance oxygen with evolution of heat and light। जब आपका मीथेन को ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है और ये आपकी हीट इवेपोरेट होती है। तो एक बार देखो मीथेन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ निकल के प्रेजेंस में होती है तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनता है। जब आपके मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो कार्बन और वाटर बनता है। क्लियर। तो ये हो गई आपकी कंबस्टन रिएक्शन। नेक्स्ट है हेलोजिनेशन रिएक्शन। जब आपके मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ लाइट के प्रेजेंस में इसको गर्म किया जाता है तो मेथिल क्लोराइड और HCl बनता है। मिथाइल क्लोराइड क्लोरीन के साथ गर्म करने पर मिथाइलिन क्लोराइड देता है। इसी तरीके से CH2Cl2 क्लोरीन के साथ हीट करने पर क्लोरोफॉर्म देता है और वहीं पर CH_Cl3 क्लोरीन के साथ गर्म करने पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड देता है। तो ये हो गई आपकी हेलोजिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट है गाइज मैकेनिज्म कि आपकी हेलोजिनेशन रिएक्शंस होती कैसी है। तो गाइज उसके 3 स्टेप है, कौन कौन से, और ये स्टेप कहलाते हैं फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन मैकेनिज्म। पहला है चेन इनिशिएशन। इसमें क्या होगा, Cl2 आपका जो है वो उसका होमोडेटिक फिजन होगा तो 2 फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल निकलेंगे। फिर दूसरा आपका होगा चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन में क्या होगा, मीथेन पर क्लोरीन का अटैक, क्लोरीन फ्री रेडिकल का अटैक होगा और आपका HCl निकल जाएगा और मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा। ये मिथाइल फ्री रेडिकल फिर क्लोरीन से क्रिया करके CH3Cl बनाएगा और एक बार फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल निकलेगा। गाइज ये सीरीज चलती रहेगी जब तक आप इसको टर्मिनेट नहीं करते। तो इसका थर्ड आपका स्टेप आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप 3 तरीके से होता है।
या तो दो फ्री रेडिकल सेम फ्री रेडिकल की रिएक्शन करा दो या फिर दो डिफरेंट फ्री रेडिकल की रिएक्शन करा दो। तो दो सेम फ्री रेडिकल रिएक्शन करके क्लोरीन गैस दे रहे हैं, दो मेथेन फ्री रेडिकल रिएक्शन करके एथेन दे रहे हैं, दो मेथेन और क्लोरीन रिएक्शन करके मिथाइल क्लोराइड दे रहे हैं। तो ये हो गया गाइस चेन टर्मिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो स्टीम के साथ रिएक्शन में क्या हो रहा है कि गाइस जब आपका मेथेन वाटर के साथ निकल के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 निकलता है। इसका मतलब मीथेन की रिएक्शन 1273 केल्विन पर निकल और के साथ हो रही है। डिकम्पोज होने पर क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं गाइज। नेक्स्ट है आपका यूजेस, क्या क्या इसके यूज है। तो पहला है आपको कि ये एक्सोथर्मिक नेचर है, ये कंबस्टन रिएक्शन दे रहा है। मीथेन को आप नेचुरल गैस की तरह यूज कर रहे हैं, इन्हें होम हीटिंग में यूज किया जाता है। दूसरा क्या है, मिक्सचर ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन के मिक्सचर की तरह ब्यूटेन की तरह यूज किया जाता है एज ए LPG गैस विच यूज डोमेस्टिक कुकिंग पर्पस। और इसको हम इस गैस को LPG को हम डोमेस्टिक कुकिंग के लिए यूज करते हैं। ये गैसोलीन इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, गैसोलीन आपका एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बहुत सारे फ्यूल होते हैं या फिर इंटरनल कंबस्टन इंजन्स होते हैं। क्लियर। कार्बन की बात करें तो कार्बन ब्लैक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक। जो आपका कार्बन ब्लैक होता है ये आपके मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है और साथ में प्रिंटर की ब्लैक इंक के रूप में, पिगमेंटेशंस में और साथ में आपके फिल्ट्रेशन में भी यूज किया जाता है। क्लियर। तो यहां पर हमारा यूजेस खत्म होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। यस गाइज, यहाँ पर आपकी हो गए हैं यूजेस खत्म और यहाँ पे हमारा एल्केन खत्म होता है। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने पूरे एल्केन को डिस्कस किया। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्कीन को। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।